सबसे पहले जो एमसीसी काउंसलिंग का अपडेट आया था, आपने वो इसी चैनल पे देखा। सबसे पहले मैंने ये आपको बताया जो स्केड्यूल पब्लिश हुआ है। अब हम लोग स्केड्यूल के बारे में तो बात कर चुके थे उसमें, थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देता हूँ जो लोग नहीं आ पाए थे जब मैं लाइव था। तो स्केड्यूल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं पहले, फिर मैं और कुछ चीजें अभी इस सेशन में बात करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इस स्केड्यूल को 18 तारीख को सीट मैट्रिक्स का है, 18-19 तारीख को स्केड्यूल, और इसके बाद जो है 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू एमसीसी के साइट पे आप जी मेडिकल के अंदर में देख सकते हैं। एक बार पहले स्केड्यूल को ओपन कर ले रहा हूँ। 18-19 जुलाई को सीट मैट्रिक्स का है कि सीट मैट्रिक्स की पोजीशन क्लियर होगी। काउंसलिंग शुरू होने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको काउंसलिंग होने से पहले जानना समझना जरूरी है। एक है कि जो सीट मैट्रिक कि कौन कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं। सारे कॉलेजेस कोई जरूरी नहीं कि राउंड वन में ही आएंगे, कई कॉलेजेस आपको राउंड वन के बाद भी ऐड होंगे। जिन लोगों का भी जो भी अभी इंस्पेक्शन हुआ है उसके बाद अगर कोई कॉलेजेस को जिनको परमिशन नहीं मिल पाया है और वो वापस अपील कर रहे हैं तो वो आगे के राउंड में भी आ सकते हैं। कुछ लोग जो अपनी सीट बढ़ाने के लिए गए थे उसमें भी अगर उनकी सीटें नहीं बढ़ पाई है और उनको कंडीशनल दिया गया है कि अगर आपने ये कंडीशंस को इम्प्रूव कर लिया तो हम आपकी सीट बढ़ाएंगे, तो वो आगे के राउंड में सीट बढ़ के आ सकती है। तो सीट मैट्रिक्स जो है आपके लिए बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो काउंसलिंग से पहले आपको समझने की जरूरत। इवन फॉर प्राइवेट कॉलेजेस जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग होगी तो ये भी आपको समझना जरूरी है कि कौन कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं। नंबर वन, कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें आ रही हैं। जो सीट आ रही है उसमें मैंने कितनी एनआरआई में कितनी है। कई डीम्ड यूनिवर्सिटी अपनी 100% एनआरआई सीटों को सरेंडर कर दे रहे हैं और 100% सीटों को मैनेजमेंट में ही ला रहे हैं। कुछ ने जो उनको 15% का मिला हुआ है लेकिन वो बहुत कम सीटों को एनआरआई में रखते हैं और बाकी सारी सीटों को वो छोड़ देते हैं मैनेजमेंट के अंदर ही। एसआरएम जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट भी बहुत कम सीटें रखा है जो कि एनआरआई कोटे में। तो ये देखिए कि जो जिन्हें सब पता है कि एनआरआई सीटें जो है उनकी अनअलॉटेड रहती है। शुरुआत में मान लीजिए अगर कोई चॉइस भी फिल नहीं करता है एनआरआई सीट के लिए तो कंप्लीटली अनअलॉटेड रहती है। तो नीचे के बॉटम के कई कॉलेज जो है आपको श्री सत्य साई, श्री लक्ष्मी नारायण, इस तरह के जो कॉलेजेस हैं उनकी नॉर्मल सीटें भी अनअलॉटेड रह जाती है। तो एनआरआई के लिए तो आप समझिए कि कोई डिमांड नहीं रहती। कितनी सीटें एनआरआई में है, कितनी मैनेजमेंट में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि कुछ नए कॉलेज जैसे पिछले साल देखिए मल्ला रेड्डी जो प्राइवेट से वो डिम्ड में आया, तो कई नए कॉलेज, कई जो है नए इंस्टीट्यूट एग्जिस्टिंग जैसे एमजीएम का, इस बार भी एमजीएम का हो सकता है एक और नया कॉलेज है। पिछली बार जैसे आईएमएस सम हॉस्पिटल का एक नया कैंपस आया था। तो इस बार भी कई जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट हैं उनका नया कैंपस आ सकता है। तो वो भी एक चीज है देखना कि उनका जो है नया कैंपस आता है या नहीं आता है। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो भी डिम्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं जैसे मल्ला रेड्डी हो गया था। तो ये सब जो है आपको पता कब चलेगा, ये पता चलेगा 18-19 जुलाई को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं या प्राइवेट के लिए, सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी के बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए तो मैंने आपको कहा कि कई नए कॉलेज आ सकते हैं गवर्नमेंट के जिनकी इंस्पेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें कई कुछ कॉलेजेस में सिर्फ 50 सीटें आ सकती है, कुछ में 100। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने आ रहे हैं वो जानना जरूरी। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो ऐसे मॉडल में भी हैं जो पीपीपी मॉडल है, और ये पीपीपी मॉडल जो है इसके ऊपर में मैं एक बार पूरा एक कंप्लीट वीडियो में बात करूंगा। बहुत सारी इसमें पीपीपी मॉडल के में अच्छी बातें हैं और बहुत सारी बुरी बातें भी हैं। पीपीपी मॉडल में जो गवर्नमेंट है अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे देती है प्राइवेट पार्टी को और प्राइवेट पार्टी उस कॉलेज को चलाता है। अब इसमें एक बड़ा केस है जैसे हरिद्वार का भी मेडिकल कॉलेज, वो भी गवर्नमेंट जो है पीपीपी मॉडल में शारदा यूनिवर्सिटी को दे सकती है। ये इसकी पहले ये आई थी और इसके बारे में मैंने आपको अपडेट के वीडियो में भी बताया। कई ऐसे कॉलेज भी आ सकते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस और खास करके जो नॉर्थ इंडिया में, वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ कितने जाते हैं। जैसे बिहार में एक दो कॉलेज आ सकते हैं, हरियाणा में एक दो कॉलेज आ सकता है, उत्तर प्रदेश में कुछ कॉलेज आ सकते हैं। तो ये सब जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कहाँ कहाँ कितने नए कॉलेज आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में सीट बढ़ सकती है क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो थोड़े पुराने होते जा रहे हैं, जो 2020 के पहले के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और उनमें जो है सीटें बढ़ सकती हैं क्योंकि उनमें पीजी चल रहा है और उनमें कुछ
सीटें बढ़ती है, तो वो कॉलेजेस जो है 2 तरह के कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में हो गए हैं। एक जो 2020 के पहले के हैं और एक जो 2020 के बाद के। 2020 के बाद के हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में। आधे कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज देखेंगे वो 2020 के बाद के हैं। तो जो 2020 के पहले के हैं जिसमें पीजी है या पीजी चालू होने वाला है और उन कॉलेजेस में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार है। मतलब बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, फैकल्टी हो, वो तैयार है। अभी देखिए फैकल्टी का भारी शॉर्टेज है और खास करके ऐसे जहाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर चल रहा है। अब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में क्या रहता है? नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में जैसे ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, गवर्नमेंट ने इसमें भी एक ट्विस्ट किया है। वो अभी रूल को अगर आपने ठीक से सुना है या मेरे वीडियो सुनते हैं, तो वहां पर क्या है कि एमएससी वालों को भी इसमें अलाउ किया है 30% ऐसी सीटों। ये गवर्नमेंट को करने की एक मजबूरी थी। मजबूरी ये था क्योंकि कॉलेज तो आप खोलते हैं लेकिन इतने फैकल्टीज तुरंत लाना मुश्किल हो, तो फैकल्टी भी एक बड़ा चैलेंज होता है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में शुरुआत में तो मान लीजिए इस चैलेंज को इस तरह से पूरा किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक प्लान भी होना चाहिए कि जो 3rd 4th ईयर से जब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हों, उनकी फैकल्टीज़ के चैलेंज को कैसे पूरा करेंगे। मान लीजिए नए कॉलेज खोल के आप तुरंत तो इस तरह से भी टीचर अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आगे के चैलेंज को कैसे फुलफिल करेंगे? तो उसके लिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीजी के कॉलेजेस और वहाँ से भी पास आउट स्टूडेंट जो निकल के आ रहे हैं, उनको एकेडमिक्स की तरफ में लाना पड़ेगा। ये एक अलग टॉपिक का विषय है और ये हम लोग उसके बारे में अलग बात करेंगे। तो आपको जो है ये समझना गवर्नमेंट कॉलेज में भी बहुत ज़रूरी है कि कितनी सीटें आ रही हैं, कौन-सा नया कॉलेज आ रहा है और जो कॉलेज आ रहा है उसमें क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है और फैकल्टी है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है क्या, हॉस्टल बना है क्या? तो गवर्नमेंट कॉलेज में ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फीस वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई जगहों पे एनआरआई के लिए भी सीट है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, एनआरआई सीट, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस को खोलने के बाद उसको सस्टेन कराने के लिए जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंस होता है उसका। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खुलें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खुलेंगे तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फंड खर्च करना पड़ेगा। तो इसी कारण जो है और हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज हो, तो अब हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज खोलने में मुश्किल होती है गवर्नमेंट को, तो वो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल को भी पीपीपी मॉडल में प्राइवेट पार्टी को देके कॉलेज खोलना चाहते हैं, नंबर 1। और अगर जो कॉलेज खुद खोल लिया है, तो उन कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट के लिए ये चैलेंज रहता है कि उन कॉलेजेस को सही ढंग से चलाएँ। तो आपको जो है ना ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो कॉलेजेस हैं वो कहाँ हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना है कि नहीं, क्योंकि कॉलेज खुलने के बाद 2, 3, 4 साल लग जाता है। हॉस्टल है कि नहीं, तो ये सब आपको पता करना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। जो-जो आपके ज़ोन में कॉलेजेस आ रहे हैं, उसको समझना ज़रूरी है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है। आप जो है वीडियोज़ देख के आप बॉन्ड के बारे में और पेनल्टी के बारे में बड़े कंसर्न्ड रहते हैं, लेकिन आपको एकेडमिक ही अगर सही नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ें तो उसके बाद की बात है। लेकिन एकेडमिक सही होना ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी सही होना ज़रूरी है और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कि हॉस्टल वहाँ है कि नहीं, प्रॉक्सिमिटी कैसी है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट कितनी दूर में है। तो क्योंकि अब जो कॉलेजेस नए खुलते जा रहे हैं, वो रूरल एरिया में खुल रहे हैं, वो टायर 3 सिटीज़ में खुल रहे हैं। क्योंकि अब जो पहले पुराने जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, वो आप देखते हैं जो भी टॉप कॉलेज है, चाहे किसी भी स्टेट का आप देखें, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश तो केजीएमयू, तो वो लखनऊ में है जो उसका कैपिटल में है। बिहार में देखेंगे तो वहाँ पीएमसीएच तो वो कैपिटल में है। राजस्थान में देखेंगे तो एसएमएस जयपुर वो कैपिटल में है। लेकिन आज के डेट में अब वहाँ कैपिटल के कॉलेजेस की बात नहीं हो रही है, अब तो हो रही है कि अब डीप पेनिट्रेशन जा रहे हैं। तो आपको जो है इन कॉलेजेस में आपको बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है, तो आपको ध्यान देना है। उसके अलावा जो है प्राइवेट कॉलेजेस में जैसा मैंने आपको कहा कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो ज़्यादातर सही लोकेशन पे मतलब शहरों में है और नहीं तो बड़े ब्रांड जो है शहरों में ही और डीप पेनिट्रेट कर रहे हैं। क्यों प्राइवेट कॉलेजेस शहर में आ रहे हैं और क्यों गवर्नमेंट कॉलेजेस उधर जा रहे हैं उसका उसके क्योंकि देखिए छोटी जगहों पे आपको बेसिक मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है। शहरों में सिर्फ बेसिक मेडिकल फैसिलिटी नहीं, यहाँ स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी उसकी ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या है कि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनमें उस तरह का हॉस्पिटल को बड़ा बजट लगता है। जब आप बढ़िया अच्छा स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, ताकि आप वहाँ अच्छे पीजी में भी और ये सब पढ़ाएँ, तो वो बड़े शहरों में ही टारगेट कर सकते हैं क्योंकि वहीं आपको पेइंग कैपेसिटी है और उसपे
आप कॉलेज को चला पाएँगे। लेकिन अगर आप छोटे शहर में जाते हैं तो वहाँ पर उस तरह का पेइंग कैपेसिटी और ये सब मुश्किल होता है। तो आप देखेंगे कि जो बड़े प्राइवेट डीम्ड कॉलेजेस हैं वो ज़्यादातर मेजर सिटीज़ जो रूरल एरिया में अच्छे भी पुराने डीम्ड कॉलेज भी हैं, वो अगर 30 साल, 40 साल पुराने कॉलेज भी हैं, लेकिन वहाँ पर भी आज तक वो ये चीज़ को देखेंगे कि वहाँ उस तरह की डिमांड नहीं है, जिस तरह की डिमांड 5-10 साल पुराने भी बड़े शहर के कॉलेजेस के लिए है। तो आपको प्राइवेट में आपको ये सब देखने की ज़रूरत है कि किस तरह का ब्रांड है, किस तरह का क्या है और शहर कैसा है, वहाँ किस तरह का और फैसिलिटी मिल सकता है। तो ये सारे जो है आपको एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है अभी और 18-19 जुलाई को जब ये डेटा आपके सामने आएगा या हमारे सामने आएगा, तो ये एनालिसिस और अच्छे ढंग से की जा सकती है कि कहाँ-कहाँ नए कॉलेज किस तरह के आ रहे हैं और क्या होगा। इसके बाद जो है ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब का काम रहता है, तो वो 21 तारीख से शुरू होके वो 28 तक है और चॉइस फिलिंग इसी में 22 से लेके 28 तक है, ये पहले राउंड में। और 31 को रिजल्ट है और फिर उसके बाद रिपोर्टिंग 1 से 6 अगस्त को है। तो ये जो है ये पहले राउंड का मोटा-मोटी जो शेड्यूल है वो ये है और अगर हम इसका एनालिसिस क्या है, इसके इसमें और हमें क्या समझने की ज़रूरत है, ये तो बात ये डेटा तो आपके सामने है और ये शेयर्ड है और हर जगह आप देख सकते हैं, लेकिन समझना क्या है? मेरे से आप क्या जानना समझना चाहते हैं इसके अंदर में, क्या इसकी मीनिंग है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो है अगर आप स्टेट की काउंसलिंग को देखेंगे, तो उसका विंडो दिया गया है कि 30 जुलाई से 6 अगस्त तक। तो 30 जुलाई से 6 अगस्त तक ऐसा नहीं है कि उसी समय में रजिस्ट्रेशन खुलेगा स्टेट का, उसी समय में चॉइस फिलिंग होगी, ऐसा नहीं है। वहाँ 30 जुलाई से ये विंडो दिया गया है 6 अगस्त तक और उसके बाद 12 अगस्त से को आखिरी डेट रखा गया है रिपोर्टिंग का। तो इसका क्या है कि रजिस्ट्रेशन इसीलिए कई स्टेट पहले ही से कर चुके होते हैं, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, बहुत सारे स्टेट ने पहले ही से खोल के अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अभी जैसे आईपी ने वापस खोल दिया है, जो दिल्ली का आईपीयू है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो उसने अपना खोला हुआ है, तो कई स्टेट ने पहले ही से किया हुआ है और नहीं तो स्टेट अभी इन बिटवीन भी रजिस्ट्रेशन खोलेंगे। ये नहीं आप समझिए इसका मीनिंग कि रजिस्ट्रेशन उस समय में शुरू होगा, ना। उस समय में है कि अलॉटमेंट उस समय में है। चॉइस फिलिंग कब होगी? चॉइस फिलिंग जैसे देखिए एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे जो चॉइस फिलिंग के डेट्स हैं अ, ऑल इंडिया कोटा का, वो है कि 28 तारीख को चॉइस फिलिंग खत्म हो रही है। तो चॉइस फिलिंग जो है इसकी कोई स्टेट अगर चाहे तो चॉइस फिलिंग वो 26 तारीख से शुरू कर सकता है। 26 तारीख से चॉइस फिलिंग शुरू हो गई, इसकी चॉइस फिलिंग 28 को खत्म हो गई, उसका रिजल्ट 31 जुलाई को आया, तो ये जो है 26 जुलाई से ही अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकता है और चॉइस फिलिंग का डेट रख सकता है कि 1 अगस्त तक चॉइस फिलिंग चलेगी। 26 जुलाई से 1 अगस्त और वो 3 तारीख को रिजल्ट दे सकता है। तो इसमें क्या है ना कि आपके पास वो दोनों रिजल्ट देखने का वक़्त नहीं मिलेगा। तो इस तरह से सब शेड्यूलिंग हर स्टेट करेंगे। और हर स्टेट का थोड़ा आगे-पीछे 1-2 दिन आगे-पीछे चलेगा, तो गवर्नमेंट में तो आपको एक ही जगह करना है, एक स्टेट में जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है। स्टेट की काउंसलिंग मतलब एक स्टेट जो आपका डोमिसाइल स्टेट है। वहाँ आप कोई मल्टीपल स्टेट में गवर्नमेंट की काउंसलिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो प्राइवेट की काउंसलिंग करने वाले लोग हैं, वो वहाँ मल्टीपल स्टेट में काउंसलिंग कर सकते हैं प्राइवेट के लिए और वो जो ओपन स्टेट है वहाँ कर सकते हैं। तो उनको ये इसको बैलेंस करने में तकलीफ होती है क्योंकि उसमें जो है उस स्टेट का मान लीजिए कि मुझे करना है बिहार भी, मुझे करना है उत्तर प्रदेश भी, हरियाणा, राइट? तो गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट कॉलेज हो, काउंसलिंग तो एक साथ चलेगी। मैं गवर्नमेंट नहीं भर सकता हूँ, मैं सिर्फ प्राइवेट भर सकता हूँ, मैंने प्राइवेट भरा हुआ है, लेकिन काउंसलिंग तो एक साथ चल रही होगी, तो मैं मुझे वो सबके शेड्यूल का ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का कब से कब चॉइस फिलिंग है, कब रिजल्ट है, कब रिपोर्टिंग है। हरियाणा कब से कब तक चॉइस फिलिंग है, कब रिजल्ट है, कब रिपोर्टिंग है। बिहार का कब से कब तक चॉइस फिलिंग है, कब रिजल्ट है, कब रिपोर्टिंग। ये मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा। कोई हो सकता है 24 तारीख से चॉइस फिलिंग शुरू कर दे, कोई 25 से, कोई 26 से, कोई 27 से, इस तरह से हो सकता है। और सबका जो रिजल्ट आने लगेंगे, ये सब 31 जुलाई के बाद ही आएँगे। 31 से पहले स्टेट का रिजल्ट नहीं आएगा, उससे पहले एमसीसी ही आएगा। लेकिन उसके बाद से अगले दिन से रिजल्ट आ सकता है कोई भी स्टेट का भी। कोई रिजल्ट जो है कोई 1 को आ सकता है, कोई 2 को, कोई 3 को, कोई 4 को, कोई 5 को, कोई 6 को, इस तरह से रिजल्ट आएगा। और इधर जो है ना आपको 6 अगस्त तक इधर रिपोर्टिंग चल रही है और उधर जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर आपकी रिपोर्टिंग शुरू होगी। तो वहाँ कहीं रिपोर्टिंग हो सकती है 5 से लेके 10 तक,
कहीं हो सकती है 4 से 9 तक, कहीं 6 से 12 तक, इस तरह से चलेगा। तो वहाँ 12 तक है कि सब अपनी रिपोर्टिंग करा लेंगे। तो ये जो है आपको अपने चार्ट्स को बनाना होगा। जहाँ-जहाँ, जिस-जिस ओपन प्राइवेट में आप काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको अपना अपना चार्ट बनाना होगा, टाइमलाइन बनाना होगा, उसको ध्यान से देखना होगा जहाँ-जहाँ आपको काउंसलिंग करनी है। तो प्राइवेट वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो पहला राउंड है, इसको आपको ठीक से इसको समझना होगा, ये टाइमलाइन है। ये आपके लिए 22 जुलाई से लेके 12 अगस्त का टाइमलाइन, ये आपको पूरा ठीक से बना लेना होगा कि ये टाइमलाइन में मुझे क्या करना है, कहाँ-कहाँ जाना है। ऐसे ही आपका दूसरा राउंड जो है, फिर वो 12 अगस्त से आप देख रहे हैं कि 12 अगस्त से जो है वापस से जो राउंड 2 की का जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 अगस्त को खोला जा रहा है। उधर 12 अगस्त तक रिपोर्टिंग है, चॉइस फिलिंग 13 से दिया गया है। तो 12 अगस्त तक उधर आपने जो करना है रिपोर्टिंग, अब आप इधर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 13 से। तो टाइमलाइन आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये इसको बनाया गया है शेड्यूल को। तो फिर ये 13 से लेके 18 तक इधर चलता है और इधर 21 को रिजल्ट आता है और 22 से 29 तक रिपोर्टिंग है। ये जो है आपको अब यहाँ 13 से 18 है और अगर स्टेट का फिर देखते हैं हम, तो स्टेट जो है ये 19 अगस्त से 29 अगस्त है। तो 13 से 18 तक आप उधर चॉइस फिलिंग आप कर रहे हैं और 19 से आपको स्टेट्स के लिए आप चॉइस फिलिंग करेंगे। तो एक बार जो है आपने ऑल इंडिया का कर लिया और उसके बाद स्टेट्स का चॉइस फिलिंग आप शुरू करते हैं और उधर जो है आप देखिए कि 22 से 29 तक जो है उनको रिपोर्टिंग दिया गया है और यहाँ जो क्या क्या किया गया है, 29 के बाद जो है ये यहाँ 29 तक दे दिया गया है चॉइस फिलिंग। वहाँ 29 तक रिपोर्टिंग है, यहाँ है 29 तक चॉइस फिलिंग और यहाँ जो है उसको रखा गया है 4 सितंबर तक। तो ये 29 के बाद जो है 30, 31, 1, 2, 3, 4 ये 6 दिन फिर इधर रखा गया है और इस तरह से फिर से टाइमलाइन आएगा कि यहाँ आपको जो है जब आप ऑल इंडिया में हैं, तो ऑल इंडिया में आपको रिजल्ट जो है 21 अगस्त को, ठीक? और 22 से 29 में आप रिपोर्ट कर रहे हैं और इधर जो है आपने 19 से आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। तो इधर के जितने भी रिजल्ट हैं, ये कोई भी आपको 21 से तो पहले नहीं आने वाला है। सब रिजल्ट 21 अगस्त के बाद ही आएंगे स्टेट्स के राउंड 2 का और ये जो रिजल्ट है ये आपको 29 अगस्त के बाद आपको रिपोर्टिंग करवाएंगे। जब भी रिजल्ट आएगा इनका और उसके बाद वो रिपोर्टिंग आपको कराएगा 4 सितंबर तक। तो इस टाइमलाइन को यही आपको ध्यान करना है कि ये 22 जुलाई से लेके 22 जुलाई मैं कह रहा हूँ, हाँ 22 जुलाई से जब आप पहले राउंड के चॉइस फिलिंग करते हैं उससे लेके ये 4 सितंबर तक ये आपके लिए क्रिटिकल डेट्स हैं और 1 सितंबर को क्लासेस शुरू हो रहे हैं। तो आपको ये 2 राउंड का आपकी प्लानिंग एकदम सही ढंग से होनी चाहिए और जो-जो फैक्टर्स मैंने बोले कि ये फैक्टर्स का आपको बड़ा ध्यान रखना है सही तरीके से कि जो ये फैक्टर्स हैं कॉलेज सिलेक्शन को लेके, स्टेट सिलेक्शन को लेके और प्राइवेट में जब जा रहे हैं तो सब जगह जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको प्रोसेस सही से पढ़ना है आपको क्योंकि वहां आपको जो भी रूल्स हैं उसको सही ढंग से समझना है कब आपको रेजिग्नेशन कहाँ करना है कहाँ आपको अपग्रेडेशन के लिए कैसे जाना है ये सबको आपको ठीक से देखना है जैसे जैसे जो रूल्स भी आएंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा लेकिन आपको ये ठीक से इसको समझना है तो काउंसलिंग में बेसिकली आपको अभी शुरुआत में पहले सबसे पहले जो आपका माइंड होना चाहिए वो सिर्फ ये 2 राउंड की काउंसलिंग की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि 2 राउंड में आपको क्या करना है और 2 राउंड के बाद आपको क्लासेस ज्वाइन करना है खास करके ऐसे स्टूडेंट जिनका क्लियर है अप्रोच कि उन्हें अपना एडमिशन लेना है बाकी देखिए आखिरी तक मैं काउंसलिंग करना चाहता हूँ ठीक बात है जो लोग ऐसे बॉर्डर लाइन पे हैं आखिरी तक करना चाहिए लेकिन रियलिस्टिक होके करना चाहिए। मैं पिछले लाइव सेशन में भी जो शाम 4 बजे लाइव था, उसमें भी मैंने यही कहा, ऑलवेज योर अप्रोच शुड बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक बातें सोचिए, क्या पॉसिबिलिटी है उसको समझिए और उसके हिसाब से अप्रोच कीजिए काउंसलिंग। फीस भी एक बड़ा मैटर है। जब आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, आज के डेट में तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी कई जगहों पे भी फीस को बढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको कहा कि अब जो नए गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले हैं, उन पे प्रेशर भी है, सस्टेनेबिलिटी का है। तो वहाँ एनआरआई कोटा जैसे आंध्र प्रदेश जैसे जहाँ रोल बैक कर लिया गया था, असम जहाँ रोल बैक कर
ये सब में भी आपको हो सकता है आने वाले वक़्त में एनआरआई कोटा लग जाए, हो सकता है इस साल भी। आप इनका जो है इसका वेट कीजिए। कर्नाटक में भी हो सकता है। तो आपको जो है ना कई जगहों पे गवर्नमेंट में भी एनआरआई इसलिए लगाने की ज़रूरत है क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस जो ख़ास करके बिल्कुल नए अभी आए हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनको भी कहीं से फ़ीस आ जाए कुछ ही सीटों में तो उनके लिए सस्टेनेबिलिटी बनेगी। ये गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। और इसमें इसकी अच्छी बातें हैं, उसके साथ में इसकी कुछ बुरी बातें भी हैं। तो ये लेकिन पर्पस है कि बहुत तेजी से कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। इतनी तेजी से कॉलेजेस खोले गए हैं। अब इन कॉलेजेस में मेजर चैलेंजेस है फैकल्टी का। इसके बाद मेजर चैलेंजेस होगा ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर टाइमली बने और फिर ये कॉलेजेस अपग्रेड होके और अस्पताल भी जो टीचिंग हॉस्पिटल है इनके ये अपग्रेड होके स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने ताकि इनमें फिर पीजी की पढ़ाई हो सके क्योंकि खास करके अर्बन एरिया में ये सिर्फ बेसिक मेडिकल फैसिलिटी की जगह उनको स्पेशलिटी मेडिकल फैसिलिटी दे सके ये कॉलेजेस को इंश्योर करना होगा और उनके जो टीचिंग हॉस्पिटल है उसको इंश्योर करना होगा क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आने वाले वक्त में होने वाला है। और अब पीजी का भी एग्जाम होगा तो आप ये समझिए कि आने वाले वक्त में आपको पीजी की पढ़ाई बहुत ही क्रिटिकल होने वाली है और पीजी की पढ़ाई के बाद ही जब आप कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं तो अर्बन एरिया में तभी आपका भविष्य कुछ सिक्योर होगा। बाकी अगर आप रूरल एरिया में हैं, टायर 3 सिटी में हैं, तो जहाँ बेसिक मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ तो जो एमबीबीएस वाले कॉलेज भी हैं, जो नए कॉलेज हैं, जो 2020 के बाद आए हैं, तो वो भी थोड़े फ्लरिश कर सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे अपने डिसीज़न लेने हैं, नॉट ओनली बॉन्ड एंड पेनल्टी, आपको इन सब बातों पे भी सोचना है। एकेडमिक्स भी आपको देखना है कि कहाँ कितनी फैकल्टियाँ नहीं है, ये सब भी आपको देखना है और समझना है। तो ये है और एडमिशन रिलेटेड तो हम लोग बात करेंगे ही, एडमिशन, एक-एक कट ऑफ ये सब बातें करेंगे। वो एडमिशन और कट ऑफ तो बात करना ही है। मैं आपको थोड़ा इसलिए ये सब हिंट भी दे रहा हूँ कि एकेडमिक और क्वालिटी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। एडमिशन के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। पूरा डिटेल से एक-एक कॉलेज के बारे में भी बात करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, सबके बारे में बात करेंगे। एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, आप इस चैनल पे देखते हैं कि मैं चाहे एमडीएस हो जिसकी अभी एक राउंड की काउंसलिंग हुई है, तो चाहे एमडीएस हो, चाहे अभी एआईएपीजीईटी का भी जब काउंसलिंग होगी जो आयुर्वेद का एमडीएमएस है उसके, तो आपको तो इस चैनल पे हर जानकारी, हर चीज़ का इन डेप्थ हर चीज़ का हम लोग कंप्लीट रिसर्च में चाहे आप देखते हैं बीडीएस हो, बीएमएस हो, हर चीज़ की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती है। तो ये आपके लिए क्रिटिकल है। जो लोग अभी नर्सिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो अभी आईपी का फॉर्म निकला हुआ है। आप आईपी के सारे कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग का एडमिशन भी एमसीसी की काउंसलिंग से होंगे, तो आप उसके लिए भी फॉर्म भर लीजिए और हमारे साथ देखिए बने रहिए। इस चैनल पे तो आपको जानकारी मिलती है, साथ में मेरे साथ आप 1 टू 1 वीडियो में कनेक्ट हो सकते हैं। जो दिल्ली एनसीआर के हैं, वो नोएडा में आके भी मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। एक-एक बिंदु पे मैं फेस टू फेस बात करता हूँ लोगों से। आपके जितने सवाल हैं, उसको भी एड्रेस करता हूँ। तो आपको जहाँ सुविधा है, जो मेरे से बेनिफिट आपको मिल सकता है, वो आप लीजिए। अब जैसे आप ये सवाल पूछ रहे हैं, इस साल कितने एमबीबीएस सीट पे काउंसलिंग होगा? मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगा 18-19 को। गेस करने की जगह पेशेंस रखिए 18-19 को आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कॉलेज आ रहे हैं, कितनी सीट हैं और नॉट ओनली टोटल नंबर ऑफ सीट्स, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी सीट देखिए। अगर आप देखेंगे कि हाँ, चलिए ऑल इंडिया कोटा में 10,000 सीटें हैं, लेकिन वो सारी सीटें आपके लिए नहीं है, आप कितनी सीटों के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उसके हिसाब से भी अपनी बात को समझिए कि हाँ, इतनी सीटें आपके लिए हैं। तो ये जो है, ये नंबर सारे उसमें आपको सीट मैट्रिक्स अभी पब्लिश होगा, आपको वो दिखेगा। एसआईसी के कुछ कॉलेजेस ज़रूर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैंने इस चैनल पे आपको बताया भी था कि ये एसआईसी के कुछ कॉलेजेस ज़रूर आएँगे। देखिए, एक रोहिणी जो है दिल्ली वाला, वो तो आ चुका है। इसके अलावा भी कुछ कॉलेज है, जैसे कि पंजाब में लुधियाना है या झारखंड में रांची है, सब कॉलेजेस ज़रूर आ सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ईएसआईसी के कौन-कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं। तो ये भी आपको उसी दिन पता लगेगा।
और कई स्टेट में भी मैंने आपको कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन-कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं जो कि कई स्टेट्स में जो आ सकते हैं और हर जगह इक्का-दुक्का तो कॉलेज आएगा ही गवर्नमेंट का। तो अगर आप समझिए कि 20-25 तो कॉलेज तो ज़रूर गवर्नमेंट के ऐड होके आएगा और लेकिन सारे के सारे भी राउंड 1 में आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कॉलेज तो ज़रूर आएँगे, 20-25 तो कॉलेज इतने तो कॉलेज ज़रूर गवर्नमेंट के इस साल भी ऐड होंगे नए। साथ ही कुछ डीम्ड भी होंगे। पिछले साल देखिए कई सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी आए थे, तो इस साल भी कुछ ना कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐड होंगे। जो अभी 57 का नंबर है उसमें कुछ ना कुछ एडिशन होगा। तो ये सब हमें पता चलेगा 18-19 जुलाई को। उसके पहले अगर कुछ भी अपडेट आता है, कुछ भी किसी खास कॉलेज के बारे में कुछ भी, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो ये अभी यही खबर है और इस पे जो है लेकिन एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़े से एनर्जी लेवल लोगों का डाउन है क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है लगता है जैसे स्टूडेंट या पेरेंट जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने से बहुत उत्साहित नहीं है। तो उत्साहित रहिए देखिए, आपके सामने अब नंबर है, आपका जो रैंक है, आपका अपना बजट है, उसकी क्लैरिटी है, आपने क्लियर कर लिया है कि आपको क्या मिल सकता है। तो अब आप जो है एडमिशन्स के लिए अपना उत्साहित रहिए, एडमिशन लीजिए और आगे पढ़िए। देखिए करियर इसमें आप ज़रूर अच्छा बना सकते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें अभी आपको भारत जहाँ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, वहाँ अभी भी मेडिकल के लिए काफ़ी स्कोप बाकी है। और ख़ास करके अगर आप स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, तो बहुत बढ़िया स्कोप अभी बाकी है भारत। कई तो जो स्टेट हैं या रूरल एरिया है, वो अभी भी बेसिक मेडिकल फैसिलिटी से जूझ रहा है। लेकिन ख़ास करके सिटीज़ में अगर स्कोप नहीं होता तो सोचिए अदानी जैसे लोग भी कैसे इसमें आते और क्यों आते? अभी बॉम्बे में, अहमदाबाद में भी अदानी का कॉलेज आएगा। वो दत्ता मेघे कॉलेज को भी उन लोगों ने टेक ओवर किया है। उनका ऑलरेडी एक अदानी का एक कॉलेज जो है ऑलरेडी चल रहा था। तो अगर बड़े इसमें कॉर्पोरेट आने का प्रयास कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली स्कोप है और ह्यूमन लाइफ़ की वैल्यू जैसे-जैसे बढ़ती है और उसको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे-जैसे एजिंग होता है जिस कंट्री में, तो वो मेडिकल फैसिलिटी के लिए पैसे भी खर्च करता है क्योंकि भारत की इकोनॉमी भी बढ़ रही है, पैसे भी खर्च करेंगे लोग, तो डेफ़िनेटली स्कोप है, स्कोप में कोई कमी नहीं है। और टायर 3, टायर 4 सिटी और ख़ास करके विलेजेस, वहाँ पर अभी भी सिर्फ़ एमबीबीएस डॉक्टर की भी काफ़ी वैल्यू है क्योंकि वहाँ जो है बहुत कॉम्पिटिशन नहीं है और वहाँ जो बेसिक जो है ख़ास करके अगर वहाँ जो प्रैक्टिस करने वाले जनरल मेडिसिन वाले लोग भी हैं या ऑर्थोपेडिक है या गायनेकोलॉजिस्ट है, उनका बहुत अच्छा बिज़नेस चलता है, पीडियाट्रिक है, बहुत अच्छा बिज़नेस चलता है। तो ये जो है स्कोप की कोई कमी नहीं है मेडिकल फ़ील्ड में और नई-नई चीज़ें जो हैं वो आएँगी मेडिकल फ़ील्ड में। तभी कई रेडियोलॉजी के अंदर में कई नए एडवांसमेंट आ रहे हैं और आएँगे, तो वो और मेडिकल फैसिलिटी को बूम पे लेके जाएँगे। तो ये अच्छा कोर्स है। ज़रूर इसमें उत्साहित रहिए, पढ़िए और एडमिशन्स के लिए जो है अब समय आ गया है, अब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो अपनी सारी तैयारी रखिए। उसमें आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो बॉडमास है जो आपको सपोर्ट करेगा। यही आज आपसे डिस्कस करना था। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मेरी टीम के साथ बात कीजिए अगर आपको किसी भी तरह की हमारी सर्विस की ज़रूरत है। धन्यवाद।